बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बेनियामिन है और आज हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूकेरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो यूकेरियोटिक सेल हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाए उनको हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। और जो यूकेरियोटिक सेल है उनके बेसिक जो है वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मगर जो फोर्थ पार्ट है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, जैसे कि प्लांट या फंजाई या कुछ एल्गी वगैरह। तो ये जो हम फोर्थ कंपोनेंट है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि 4 जो कंपोनेंट है सेल के वो है कौन कौन से और कहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर की तरफ मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जहाँ लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल के सबसे बाहर जो आपको एक लेयर नजर आ रही है, इसका नाम सेल वाल है। सेल वाल के जस्ट इनसाइड हमें एक और लेयर नजर आएगी जिसका नाम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल के अंदर बिल्कुल एक आपको मरकज नजर आएगा जिसका नाम न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसका नाम साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक इसके अंदर पानी, जिसके अंदर ये तमाम तर ऑर्गेनल फ्लोट कर रहे हैं। जो पानी है उसको साइटोसोल कहेंगे, और ये जो उसके अंदर छोटे छोटे जिस्म है इनका नाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल को मिलाकर हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। आई होप ये हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आएगा, सबसे बाहर सेल वाल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल हमें नज़र आएंगे। इस स्लाइड में हमें सेल वाल के ऊपर ही बात करनी है। सिर्फ सेल वाल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की स्लाइड में। तो सेल वाल के बारे में सबसे पहले बुनियादी बात कि सेल वाल किन किन जानदारों के अंदर पाई जाएगी। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और कुछ आर्की हमारे पास है, इनके पास हमें सेल वाल नज़र आएगी। इन जानदारों के अंदर सेल वाल पाई जाती है। अगर हम बात करें सेल वाल के फंक्शन की, तो जो सेल वाल है उनका काम क्या होगा, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे और सेल को प्रोटेक्शन का काम दे सेल के अंदर प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम देंगे। दूसरा फंक्शन अगर देखें तो सेल को शेप देने में भी इनका अहम रोल है, सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। तीसरा, हमें पता है कि सेल जो है अगर उसको पानी प्रोवाइड किया जाए तो सेल वाल जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वो सेल वाल क्या करेगी, वाटर को अट्रैक्ट करेगी। और जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल की साइज जो है वो एनलार्ज हो जाएगी। अगर प्लांट के अंदर सेल वाल नहीं होती तो प्लांट सेल के अंदर जैसे ही वाटर जाता एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो सेल जो है वो बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो सेल वाल क्या करेगी, एक हद तक वाटर को अपटेक करेगी और मजीद वाटर को अंदर आने से रोकेगी। तो ये प्रिवेंट करेगी एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर को, जिसकी वजह से सेल बस्ट नहीं होगा। उसके अलावा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, तो ये वाटर को अपटेक कर सकती है, तो वाटर वहाँ से लॉस भी हो सकता है। इन शॉर्ट, सेल वाल वाटर को रेगुलेट करने में अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि हमें पता है कि सेल वाल प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट सेल वाल की, उसके बाद बैक्टीरिया और फंगल सेल वाल की बात करेंगे। अगर हम बात करें प्लांट सेल वाल की, तो प्लांट सेल वाल के अंदर अगर हम देखें कि सेल वाल की कंपोजिशन क्या है, तो हमें पता है प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल है वो बनी होती है सेलुलोज की, पैक्टिन की और कुछ अदर पॉलीसेकेराइड्स की। फंक्शन की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो तेज़ हवा में गिरते नहीं है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि इनके पास सेल वाल है। और सेल वाल रिजिडिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है ताकि हवा का जो स्ट्रेस है उसका ये सामना कर सकें। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे प्लांट सेल की वाल की। तो प्लांट सेल वाल जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर मिडिल लेमिला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वाल और उसके अंदर सेकेंडरी सेल वाल हमें नजर आएगी। तो अगर सेकेंडरी सेल वाल के अंदर जाकर देखें तो हमें सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी, मगर हमें सेल वाल की बात करनी है तो सबसे बाहर वाली लेयर मिडिल लेमिला, उसके इनसाइड प्राइमरी सेल वाल और उसके इनसाइड सेकेंडरी वाल नजर आएगी। सबसे बाहर जो लेयर है हमें पता है वो मिडिल लेमिला की लेयर है। मिडिल लेमिला की जो लेयर है वो कहाँ पर पाई जाएगी, तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन जो है इनकी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये प्लांट सेल के जो
प्लांट की जो सेल है ये उनके एडजेसेंट पाई जाएगी, यानी कि ये एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इन दोनों के दरमियान जो लेयर पाई जाएगी वो मिडिल लेमिला की होगी। अगेन आई रिपीट, या यूं भी कह सकते हैं कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इन दोनों के दरमियान जो है वो मिडिल लेमिला पाई जाएगी। या हम फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्लांट के ये जो दो सेल हैं, एक ये हमारे पास सेल है, दूसरा ये सेल है, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक है ये मिडिल लेमिला की बनी होगी। तो मिडिल लेमिला जो है वो दो सेलों के दरमियान पाई जाती है। बिल्कुल यूं ही जिस तरह से ईंटें मिलाकर हम दीवार बनाते हैं, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं। सिमिलरली मिडिल लेमिला का भी यही काम है, दो सेलों को जोड़ने का काम करेगी। अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की, तो मिडिल लेमिला की जो कंपोजिशन है वो कैसे है, तो मिडिल लेमिला जो है वो बनी होगी पैक्टिन की, कैल्शियम पैक्टेट या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट की ये बनी होती है मिडिल लेमिला। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमें पता है ये सीमेंटिंग लेयर का काम करेगी, यानी कि ये दोनों सेलों को मिलाने का काम करेगी। अगर हम चाहते हैं इन सेलों को अलग अलग करके हम स्टडी करें, तो इनके दरमियान जो ये मिडिल लेमिला है, हमें इस मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करना होगा। हम कोई भी एंजाइम डालकर अगर मिडिल लेमिला को डाइजेस्ट कर लें तो हमारे ये सेल के सारे सेल अलग हो सकते हैं। यहाँ पर एक और बात लिखी है इस रेक्टेंगल बॉक्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ द सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस क्या होती है? सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनकी डिवीजन का नाम साइटोकाइनेसिस है। जब साइटोकाइनेसिस होती है, सेल डिवीजन जब प्लांट के अंदर होगी, जब साइटोकाइनेसिस होगी, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होगा, उस टाइम जो है ये मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन होते हुए हमें नजर आएगी। तो होता यूँ है कि गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो वेसिकल की फॉर्म में मटेरियल को लेकर आएगा दो सेलों के दरमियान, और वहाँ डिपॉजिट करके मिडिल लेमिला की लेयर की फॉर्मेशन करवाएगा। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। हमें पता है मिडिल लेमिला सबसे बाहर वाली लेयर है, इसके इनसाइड अगर देखेंगे तो हमें प्राइमरी सेल वॉल नजर आएगी। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को इलाज करके देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सेल की एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब ये जो सेल की स्ट्रक्चर है, जो तो सबसे जो बाहर वाली जो लेयर नजर आएगी, यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल की, अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रही है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इसके अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ देखें जाकर, तो जो ब्राउन लेयर नजर आ रही है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, और इसके भी अंदर की तरफ देखें तो हमें येलो कलर की लेयर नजर आएगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस स्लाइड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो बात करनी है वो प्राइमरी सेल वॉल की करनी है, यानी कि ये जो सबसे बाहर लेयर नजर आ रही है, इससे बाहर जो है वो ये वाली है जिसका नाम मिडिल लेमिला है। मिडिल लेमिला के जस्ट इनसाइड हमें नजर आएगी प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल की बात करेंगे अब। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल हमें पता है ये मिडिल लेमिला के इनसाइड होती है। अच्छा, इसको हम प्राइमरी सेल वॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, ये मटेरियल सीक्रेट करेगा, जो कि जो ये सेल मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर मटेरियल आकर डिपॉजिट होगा, और जो सबसे पहले बाहर आकर मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है जिसकी वजह से ये लेयर बन रही है, उसका नाम प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो बनी होती है सेलुलोज की, और कुछ अमाउंट उसमें पैक्टिन भी होता है। तीसरी बात, इसका काम क्या होगा प्राइमरी सेल वॉल का? प्राइमरी सेल वॉल का काम ये है कि ये फैसिलिटेट करेगी मटेरियल को एक्सचेंज करने में बिटवीन टू सेल, या सेल और उसके सराउंडिंग जो भी मटेरियल है उसको ये एक्सचेंज करने में या ट्रांसपोर्ट करने में अहम रोल प्ले करेगी। ये अहम रोल प्ले करने के लिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा लगे होते हैं जो कि ये काम करने में अहम रोल सरंजाम देते हैं। तो अब समझें कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है। इस स्लाइड में हम प्लाज्मोडेस्माटा को समझने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में कहा जाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर चैनल है जो कि बड़े यूजफुल होते हैं मटेरियल को एक्सचेंज करने में और कम्युनिकेशन करने में। किस तरह से होता है ये काम, इस स्ट्रक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, इन दो स्ट्रक्चर्स में। अब होता ये है कि प्लांट का अगर हम रूट वाला एरिया है उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन उसका निकाल कर स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें वहाँ पर मल्टीपल लेयर नजर आएगी सेलों की। हमें ये देखना है कि किस तरह से सेल जो है पानी को अपटेक करते हैं और कैसे जाइलम तक लेकर जाते हैं। तो ये जो रूट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये जिन सेलों की बनी हुई है, इन सेलों का नाम है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस के जो सेल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल नजर आ रहे हैं ये एपिडर्मिस के। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस सेल है उनमें से हमने एक सेल को यहाँ बनाया है।
अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है आपको मल्टीपल सेलों की और भी लेयर नज़र आ रही है। इन सेलों की लेयर का नाम है कॉर्टेक्स। यहाँ पर भी हमने एक सेल को उठा कर रखा है कॉर्टेक्स को। इसके अंदर अगर देखें तो हमें यहाँ पर एक और सेलों की दायरा नज़र आ रहा है सेलों का, जिसका नाम अगर हम देखें तो उनको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस का। तो यहाँ पर भी हमने एक एंडोडर्मिस का सेल बनाया है। इसके इनसाइड अगर देखें तो हमें सेलों की एक और लेयर नज़र आ रही है। इन सेलों की लेयर का नाम है पेरिसाइकिल, तो हमने यहाँ एक पेरिसाइकिल शो किया हुआ है। और अगर देखें तो यहाँ पर अंदर आपको एक ट्यूब्यूल पड़ा हुआ नज़र आएगा, इसका नाम जाइलम है। अब यहाँ पर आपको जाइलम का ट्यूब नज़र आएगा। पानी जो है इस एपिडर्मिस से ट्रेवल करता हुआ यूँ अंदर की तरफ आएगा और जाइलम तक आएगा। तो यहाँ से पानी जाइलम तक कैसे आएगा, ये चीज़ समझेंगे अब। अब ये चीज़ समझने के लिए हमें ये देखना है कि पानी सेल के अंदर आएगा कैसे। तो ये जो सबसे बाहर वाले जो सेल है, इनको हम एपिडर्मल सेल कहते हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की यहाँ पर एक्सटेंशन नज़र नज़र आ रही है हमें, इसी का नाम रूट हेयर है। तो पानी रूट हेयर की वजह से इस सेल के अंदर आएगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट सेल में आएगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट सेल, फिर यहाँ से नेक्स्ट सेल, और यूँ ट्रेवल करता हुआ ये जाइलम तक आ जाएगा। अब ये पानी जाइलम तक कैसे आ रहा है, जब सबसे पहले ये रूट हेयर के ज़रिए आएगा एपिडर्मिस में, तो यहाँ पर एपिडर्मिस दिखाया गया है। अब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के सेल में यूँ आएगा कि इन दो सेलों के दरमियान गैप है। ये जो गैप है, इसी गैप का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको प्लाज्मोडेस्माटा नज़र आएगा, यहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्माटा नज़र आएगा। तो एक सेल से पानी दूसरे सेल में थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए आता हुआ हमें नज़र आएगा। मुख्तलिफ रास्ते हैं, पानी जो है वो रूट हेयर से लेकर जाइलम तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता प्लाज्मोडेस्माटा का है। आगे चलकर हम इसके डिफरेंट 3 रूट को डिस्कस करेंगे कि पानी जाइलम तक कैसे आता है। अब यहाँ पर इस तस्वीर में मैंने इसको इनलार्ज किया है और देखते हैं यहाँ पानी इस सेल के अंदर आ गया। अब इस सेल में आएगा, मगर इस थ्रू द ट्यूब्यूल, यहाँ पर जो गैप है, इस गैप के ज़रिए आएगा। इस गैप का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। तो कहने का मतलब अगर पानी इस सेल में है तो यहाँ से नेक्स्ट सेल में आएगा, मगर इस जो है वो कनेक्शन के ज़रिए आएगा। इस कनेक्शन का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। यहाँ पर पानी जो है एक सेल से दूसरे सेल में कैसे आएगा, इस सेल से पानी जो है इस सेल के अंदर आएगा, मगर इस प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए आएगा। तो यही प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए पानी जो है यहाँ पर भी दिखाया गया है कि पानी कैसे आएगा। इसको हमने इनलार्ज किया है तस्वीर को, ताकि समझ सकें। एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये इसके ज़रिए पानी आएगा। तो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में इस प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए पानी आएगा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वाल है इसके दरमियान जो है वो गैप नज़र आ रहा है, जहाँ पर सेल वाल की डिपोजिशन नहीं हुई, इसी का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से पानी जाइलम तक आएगा। हाँ, अब इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वाल की। तो जो सबसे बाहर हमने देखा मिडिल लेमिला है, उसके अंदर प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल बनने के बाद फिर दोबारा प्रोटोप्लाज्म मटेरियल सीक्रेट करेगा और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आकर डिपॉजिट होगा। अब इस बार जो डिपॉजिट होगा वहाँ से बनेगी सेकेंडरी सेल वाल। इससे पहले जो बन चुकी थी उसका नाम प्राइमरी सेल वाल था। अब यहाँ पर अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होगी, ये प्राइमरी सेल वाल के इनसाइड होगी, मगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी। इन दोनों के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वाल के दरमियान जो लेयर पाई जाएगी उसका नाम सेकेंडरी सेल वाल है। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन के लिहाज से ये बनी होती है लिग्निन की, इनऑर्गेनिक साल्ट की और वैक्सिस की बनी होगी। अच्छा, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन इसका ये है कि ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, जिसका काम ये होगा कि ये एक्सटर्नल प्रेशर को और स्ट्रेस को फेस कर सकें। तो हमारे पास जो जाइलम की जो ट्यूब है, तो जाइलम की ट्यूब के अंदर अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेल वाल हमें नज़र आएगी। सेकेंडरी सेल वाल के अंदर लिग्निन बहुत ज़्यादा जमा होता है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो बड़े मजबूत बन जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है, उनके अंदर रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आती है। इसमें हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि सबसे बाहर जो है वो मिडिल लेमिला है, जो दो सेलों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी सेल वाल मिडिल लेमिला के जस्ट इनसाइड होगी। उसके अंदर फिर क्या होगा, प्राइमरी सेल वाल के जस्ट इनसाइड फिर सेकेंडरी वाल नज़र आएगी। सेकेंडरी वाल के जस्ट इनसाइड हमें एक और लेयर नज़र आएगी, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने बात की प्लांट सेल वाल की और उसकी मल्टीपल लेयर की। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वाल की। इस स्लाइड के अंदर हमें सिर्फ ये जानना है कि बैक्टीरियल सेल वाल की कंपोजिशन क्या है। बैक्टीरियल सेल वाल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड और शुगर के, और ये अमीनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है।
हमें दो पिक्चर दिखाई गई हैं यहाँ पर। एक का नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे का नाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बस इसमें सिर्फ हमें ये याद करनी है कि यहाँ पर ये जो मल्टीपल लेयर नज़र आ रही है पर्पल कलर की, और यहाँ पर एक सिंगल लेयर नज़र आ रही है मल्टीपल लेयर की, तो ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होंगे जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक नजर आएगी, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होंगे जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होगी। इसके अलावा मजीद भी बहुत सारे डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में, हम वो बैक्टीरिया वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में यही कि बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन, और जबकि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे फंगल सेल वॉल की। अब फंगल सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो किसकी बनी हुई है ज़रा देखते हैं। तो फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और अगर हम काइटिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है सेल वॉल सेलुलोज की तरह, मगर इनके पास नाइट्रोजन जो है ग्रुप पाया जाएगा। अब ज़रा देखें इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये ग्लूकोज की तरह बहुत सारी स्ट्रक्चर है, मगर ये ग्लूकोज जो है इसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो चुकी है, जिनमें एन एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और जिसके साथ लगा हुआ है आपको नाइट्रोजन भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो इसका मोनोमर है उसके मोनोमर का नाम देखते हैं कि क्या है। जो ये काइटिन है, ये काइटिन जिस मोनोमर का बना हुआ है इस मोनोमर का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अब यहाँ पर ये एक हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, दूसरा यहाँ पर इन्वर्ट पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर फिर दोबारा इन्वर्ट पड़ा हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ऐसे बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम काइटिन होगा। काइटिन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लें पहले, काइटिन की स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, और काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का बना हुआ है। अब ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इस स्लाइड के अंदर हम फंक्शन पढ़ेंगे सेल वॉल के कौन कौन से। तो सेल वॉल जो है उनके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो सेल को प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दूसरा, सेल की प्रोटेक्शन में इनका अहम रोल होता है, क्योंकि सेल वॉल हमें पता है हाइड्रोफिलिक in नेचर है, तो वाटर को बैलेंस करने में अहम रोल प्ले करती है कि सेल के अंदर का वाटर जाएगा, का वाटर रिमूव होगा, कितना वाटर जाएगा, और सेल वॉल अगर होगी तो वाटर की वजह से सेल बस्ट नहीं होगा। तो वाटर को रेगुलेट करने में अहम रोल है इसका, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में सेल वॉल का अहम रोल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आज का कोट है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।